नमस्कार दोस्तों, सीईसी के लाइव लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत विषय यूपीएससी के रिलेटेड पे डिस्कशन करेंगे। इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, सेंट स्टीफेंस कॉलेज। यहाँ हम हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर के सिलेबस और मॉडल आंसर पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ज़्यादा टाइम को वेस्ट करें, हम अपनी चर्चा को स्टार्ट करते हैं। वेलकम सर। थैंक यू इनायत जी। मित्रों, सुप्रभातम। यूपीएससी की इस श्रृंखला में आज मैं एक और नया विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। और जैसे कि इनायत जी ने आपको सूचना दी, आज का हमारा विषय है हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, जिसमें कि हम जो गत वर्ष पूछे गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों का समाधान भी देंगे, लेकिन उससे पहले इसके सिलेबस को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं विषय की चर्चा करूं उससे पहले आप लोगों के द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हैं मैं उनका भी समाधान दूं। मेरे पिछले लेक्चर पे आप लोगों ने एक प्रश्न किया था, किसी प्रियेंदु मिश्र नामक छात्र ने टिप्पणी की थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि और भी कोई इस तरह के प्रश्न हों तो उन संभावित प्रश्नों को मैं यहाँ पे चर्चा में लाऊं। मित्रों, दो तरह से इसके उत्तर को हम ले सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि संभावित प्रश्न यूपीएससी के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह ना तो ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है, ना ही ये किसी भी विश्वविद्यालय में सिलेक्टेड विषय का एग्ज़ाम होता है जहां पर 5 या 7 प्रश्नों को पढ़ लेने के बाद हम परीक्षा पास कर लेते हैं। यह यूपीएससी है जहां पर कि विषय से संबद्ध, पाठ्यक्रम से संबद्ध किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पिछले लेक्चर में जब मैंने चर्चा की थी तो मैंने ये चर्चा ज़रूर की थी कि इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं, इसीलिए हम इस तरह की संभावनाओं में न रहें और यूपीएससी के सिलेबस के अंतर्गत आने वाली जितनी भी सूचनाएं हैं उन सूचनाओं के आधार पर हम अपने प्रश्नों को तैयार करें तो यूपीएससी के लिए आपका जो आत्मविश्वास का स्तर है वो दुगुना होगा। दूसरा, कई इस तरह के भी प्रश्न आए लेक्चर्स के ऊपर में कि टॉपर्स को होता है, टॉपर्स को नहीं होता है। इसको भी एक सामान्य नियम बना करके लेना चाहिए। सामान्य नियम से क्या तात्पर्य है कि मेरी टिप्पणी थी कि किस प्रकार हम अंक प्राप्त करें, क्योंकि यूपीएससी अंकों का खेल है। कई ऐसे हम परीक्षा फल पाते हैं जहां पर अपेक्षा नहीं होती और व्यक्ति चयनित हो जाता है, और कई जगह तो ऐसा होता है कि हमें पूरी अपेक्षा होती है लेकिन हमारा चयन नहीं होता। इसलिए इसे संभावनाओं का खेल ना मान करके हमें यह मानना चाहिए कि जिन्होंने अंक ग्रहण करने की कला सीख ली, किस तरह से हम अंक प्राप्त कर सकते हैं उसको जान लिया, उनके लिए यूपीएससी जो है और सरल हो जाता है। लेकिन अंक भी तभी प्राप्त होंगे जब विषयों का आपके पास गहरा ज्ञान होगा। तो चलें हम यूपीएससी की चर्चा करते हैं और उनके विषयों की चर्चा करते हैं। इसी में हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर की बात करते हैं। अगर आप सिलेबस की दृष्टि से देखें तो क्रम में प्रथम पत्र का सिलेबस देखें तो क्रम में दूसरे नंबर पर हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर की चर्चा आती है और उस विषय को काफ़ी व्यापक बना करके हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। मैंने विषय की चर्चा इसलिए करनी प्रारंभ की क्योंकि आप पाएंगे कि गत वर्ष जो प्रश्न पूछा गया है 15 अंक का, वह है कति वेदा, वेद कितने हैं, उनकी विषय वस्तु क्या है, उनका महत्व क्या है, उन्हें स्पष्ट करें। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न के पूछे जाने के बाद ही आपके मन में प्रश्नों के उत्तर आने शुरू नहीं हुए होंगे, बल्कि सबसे पहली समस्या यह उत्पन्न हो गई होगी कि यह प्रश्न कहां से पूछ दिया, हमने तो इसे पढ़ा ही नहीं, हमने तो इसकी तैयारी की ही नहीं। दूसरे शब्दों में यह आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। तो उसी के संदर्भ में हम आपके सामने सिलेबस की चर्चा करने के लिए यहाँ आए हैं। यद्यपि पिछले लेक्चर्स में इसके ऊपर मैं पिछले में या बल्कि फर्स्ट लेक्चर में यूपीएससी के सिलेबस की चर्चा विस्तार से की थी, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में सिलेबस को जानना जरूरी है। मित्रों, आप पाएंगे लिखा हुआ है जनरल नॉलेज ऑफ लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ संस्कृत। दूसरे शब्दों में जो संस्कृत साहित्य है, साहित्यिक इतिहास, संस्कृत का साहित्यिक इतिहास,
फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ट्रेंड्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। हम कह सकते हैं कि जो प्रमुख परंपराएं हैं साहित्यिक समीक्षा की, उसकी चर्चा, जिसमें कि आप पाएंगे रस सिद्धांत है, ध्वनि सिद्धांत है, अलंकार सिद्धांत है, वक्रोक्ति सिद्धांत है, औचित्य सिद्धांत है और गुण और रीति सिद्धांत है। इसके बाद हमारे सामने है रामायण है, महाभारत है। ई में पाएंगे लिखा हुआ है द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी जिनर्स ऑफ महाकाव्य, रूपक, कथा, आख्यायिका, चंपू, खंड काव्य और मुक्तक काव्य। अब अगर हम संस्कृत साहित्य के इतिहास की दृष्टि से इस विषय को समझें तो हमारे प्रश्न की जो आखिरी सीमा है, काल की दृष्टि से जो आखिरी सीमा है, वह रामायण है। और उसके बाद उनकी जो साहित्य की विभिन्न विधाएं हैं उनको उनमें समाहित किया गया। वेद कहीं प्रश्न नहीं बनता। हाँ, लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ संस्कृत है, लेकिन इसका कतई अर्थ नहीं, क्योंकि उसके बाद के जो विषय हैं आपने नाम के आधार पर उनको प्रस्तावित किया है कि रामायण, महाभारत एंड अदर टेक्स्ट। अगर ऐसा होता, अगर वेद अभिप्रेत होता तो यहां पर लिखा जाना चाहिए था चारों वेद या ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग। यह हमारे विषय में नहीं समाहित है। लेकिन चूंकि यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए एक अपेक्षा जरूर है कि एक सामान्य ज्ञान की दृष्टि से हमें अपने संस्कृत साहित्य की पूरी यात्रा की जानकारी होनी चाहिए। जो एक लिटरेरी जर्नी है, जैसे ऋग्वेद से प्रारंभ होता है और आधुनिक साहित्य भी कई लिखे जा रहे हैं, लिखे गए हैं, आप इससे भली भांति अवगत होंगे। प्रतिवर्ष संस्कृत में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलते हैं, तो यह इसका द्योतक है कि आधुनिक संस्कृत साहित्य भी समृद्ध है और बहुत ही अच्छे अच्छे साहित्यों की रचना की जा रही है। तो इस दृष्टि से यह मेरा एक कह सकते हैं परामर्श है कि हम ऐसे संस्कृत के ज्ञान को तो जरूर रखें। रही बात प्रश्न पूछे जाने की, ये एक संयोग है कि हम उसे आउट ऑफ सिलेबस कह रहे हैं, लेकिन अगर हम जनरल नॉलेज की दृष्टि से देखें तो ये तो अपेक्षा बनती ही है कि हमें वेद वेदांगों की जानकारी हो, हमें उपनिषदों की जानकारी हो। गहराई से जानकारी नहीं हो, लेकिन संक्षिप्त जानकारी अवश्य ही होनी चाहिए। इसके बाद रामायण है, महाभारत है। प्रश्न उत्पन्न होता है कि इसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि एक बार प्रश्न पूछ लिया गया, हनुमतः पराक्रम, मतलब हनुमान का पराक्रम, सुंदरकांड के आधार पर हनुमान का पराक्रम। इसी तरह अच्छा, यह प्रश्न कठिन इसलिए नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में सुंदरकांड है, तो सुंदरकांड के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर बनाया जा सकता है। कभी कभी पूछा जा सकता है आदि काव्य वाल्मीकि की काव्य शैली, या रामायण का काव्य सौंदर्य, या सुंदरकांड का नामकरण। इसके ऊपर टिप्पणी हमें इसलिए करनी, मैं समझता हूं, आवश्यक है कि सुंदरकांड हमारे पाठ्यक्रम में है और रामायण की समस्त संरचना देखेंगे तो यही एक ऐसा नाम है जो नाम की परंपरा से भिन्न है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। सुंदरकांड के अतिरिक्त जो भी नाम है वे सारे के सारे नाम अपने को परिभाषित कर रहा प्रतीत होता है। जैसे यदि हम बालकांड की चर्चा करें तो क्या पाते हैं कि बालकांड में ऐसा प्रतीत होता है कि राम के जो बाल पक्ष हैं, अर्थात राम का जो बचपन की कहानी है, वो हम प्राप्त कर सकते हैं बालकांड में। अयोध्याकांड, अयोध्या के जो प्रपंच हैं या अयोध्या में जिस प्रकार राम के जीवन में परिवर्तन लाता है, अयोध्या में राम का जिस प्रकार का जीवन है, उस प्रकार की चर्चा इसमें हो सकती है। अरण्यकांड राम के वनवास के दिनों के हैं। किष्किंधा कांड यह भी राम के वनवास के दिनों का है, लेकिन किष्किंधा कांड में आप लोग बखूबी सुग्रीव, बाली, हनुमान आदि का उल्लेख पाना प्रारंभ कर देते हैं। इसी तरह लंका कांड, हम जिसे युद्ध कांड भी कहते हैं, और उत्तर कांड अर्थात युद्ध के बाद का कांड, यानी जब राम और सीता का मिलन होकर के लंका वापस आने की कहानी है। लेकिन सुंदर कांड जो है इसका अर्थ नहीं बन पाता।
इसलिए यदा कदा यह आवश्यक है कि प्रश्न पूछा जाए कि सुंदर कांड का नामकरण या सुंदर कांड के नामकरण का औचित्य। इसी तरह हम आप सभी जानते हैं कि काव्यात्मकता की दृष्टि से, काव्य शैली की दृष्टि से, सुंदर सुंदर पद्यों की दृष्टि से सुंदर कांड बहुत ही अच्छा कांड है। इसलिए यह भी पूछा जा सकता है कि सुंदर कांड का काव्य सौंदर्य। हम इसी कांड में अशोक वनिका का वर्णन प्राप्त करते हैं। यहां मैंने वनिका शब्द का प्रयोग किया है। एक चीज ध्यान रखना है, यहां पर सावधानी है कि समग्र रामायण में वाटिका शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसलिए हम आप जो अशोक वाटिका कहते हैं, यह वाटिका तुलसीदास के रामचरितमानस में प्रयोग शब्द है और उसी से यह नाम प्रसिद्ध हुआ है अशोक वाटिका। लेकिन सुंदरकांड के संदर्भ में अगर हम इसे देखें तो यह नाम है अशोक वनिका। तो अशोक वनिका का भी सौंदर्य पूछा जा सकता है, क्योंकि अशोक वाटिका का बहुत ही सुंदर वर्णन है, अच्छे अच्छे पुष्पों का वर्णन है, बड़े बड़े महल है उनका वर्णन है, अशोक वाटिका में रहने वाली राक्षसियों का वर्णन है। और इसी क्रम में उसी अशोक वाटिका में सीता का दर्शन होता है हनुमान को पहली बार, अर्थात सीता का अन्वेषण होता है। और हनुमान की आंखों से जिस प्रकार सीता की दशा है वो भी काफी मार्मिक चित्रण है। तो मेरा यह भी मानना है कि सीता की जो दशा है उसके आधार पर भी प्रश्न पूछा जाना चाहिए। मैं इतनी बात केवल इसलिए कह रहा हूं कि रामायण का एक पक्ष, रामायण का एक खंड हमारे सिलेबस में है, लेकिन महाभारत से इस तरह के प्रश्नों की संभावना नहीं होगी, क्योंकि महाभारत का कोई हिस्सा हमारे सामने नहीं है। यदि है तो वो श्रीमद् भगवद गीता है, और भगवद गीता ने अपनी इस प्रकार स्वतंत्रता बना ली है कि कभी कभी हमारे इस मन में यह बोध भी नहीं होता कि गीता जो है वह महाभारत का हिस्सा है। गीता अपने आप में एक पूर्ण ग्रंथ के रूप में ट्रीट किया जा रहा है, उनके हिस्से हैं, उनको महाभारत के आधार पर आपको प्रश्न नहीं बनेगा। लेकिन फिर महाभारत से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? एक सामान्य सा प्रश्न है, महाभारत एक विश्वकोश है, महाभारत का प्रतिपाद्य, महाभारत की राजनीति, महाभारत का समाज, ऐसे प्रश्न इसमें बनाया जा सकता है। आधुनिक संदर्भ में अगर देखें, परिप्रेक्ष्य में देखें, तो मेरे ख्याल से उसमें महाभारत में जो नारी चित्रण है इसकी भी चर्चा की जा सकती है प्रश्न के रूप में। फिर महाभारत पंचम वेद है, महाभारत की विशेषता, और महाभारत के जो चरण है, रचना क्रम, जय भारत और महाभारत, इन सारे प्रश्नों को समझ लेने से हमारा एक प्रकार का यह प्रश्न तैयार होता है रामायण और महाभारत से। मित्रों, ये तो मोटा मोटी प्रश्नों का निर्माण है, लेकिन यदि हमें महाभारत और रामायण की जानकारी होती है तो उन जानकारी के आधार पर हम रामायण और महाभारत के प्रश्नों के उत्तर को सरलता से कर पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन कठिनाई प्रारंभ हो जाती है जब हम महाकाव्य, नाट्य काव्य, गद्य काव्य, गीति काव्य, कथा काव्य, आख्यायिका काव्य, मुक्तक, चंपू आदि इन विषयों में प्रवेश करते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे कथा लिखा हुआ है, उस कथा का संदर्भ यहाँ हम बाणभट्ट की कादंबरी या दंडी के विश्रुत दश कुमार चरितम या सुबंधु की वासव दत्ता से न लें, बल्कि इसका संबंध, कथा का संबंध कहीं ना कहीं पशु कथा से है, या जो पंचतंत्र हितोपदेश की परंपरा में लिखे जाने वाले ग्रंथ हैं उस परंपरा से है। तो उस ढंग से इसका वर्णन, इसकी तैयारी की जानी चाहिए। अब महाकाव्य है या नाट्य काव्य है, इससे क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? देखिए, सामान्य रूप से तो महाकाव्य से प्रश्न ये बन सकता है कि महाकाव्य का लक्षण, महाकाव्य की विशेषता, महाकाव्य जो काव्य के प्रयोजन होते हैं आदि। लेकिन चूंकि महाकाव्य है इसलिए महाकाव्य के जो कुछ नाम हैं, रघुवंशम, कुमार संभवम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, किरातार्जुनीयम आदि, जो ऐसे महाकाव्य हैं या बाद के और लिखे गए जानकी हरणम आदि, भट्टी काव्यम आदि जो महाकाव्य हैं, इन महाकाव्यों को भी इसमें समाविष्ट किया जाना चाहिए और तत्त महाकाव्यों की तत्त विशेषताओं को कंपाइल कर लेना चाहिए कि अगर रघुवंशम है तो इसमें कितने सर्ग हैं, इनके प्रमुख चरित्र कौन है, इनकी प्रकृति कैसी है, इनकी शैली कैसी है, इनकी भाषा कैसी है, इसकी उपमा कैसी है, इसकी राजनीति कैसी है आदि। इस तरह के प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। एक और दो
तीन शब्द की मैं चर्चा कर लूं, पारिभाषिक शब्दावली है, वो है लघुत्रयी, वृहत्त्रयी और पंचमहाकाव्य। ये तीन पारिभाषिक शब्दावली चलती है। और लघुत्रयी में हम आप जानते हैं कि लघुत्रयी में रघुवंशम है, कुमार संभवम है और मेघदूतम का परिगणन किया जाता है। इसी प्रकार वृहत्त्रयी में किरातार्जुनीयम है, शिशुपालवधम है और नैषधीय चरितम का आकलन इसमें, परिगणन इसमें किया गया है। और पंच महाकाव्य की जब चर्चा आती है तो पंच महाकाव्यों की परंपरा में कालिदास के दो और जो वृहत्त्रयी तीनों के नाम लिए, इन तीनों को मिलाकर के पंच महाकाव्य बनता है। तदनुसार रघुवंशम, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम, ये 5 महाकाव्य है। तो कभी कभी प्रश्न आपको यह भी पूछा जा सकता है कि लघुत्रयी की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इनकी विशेषताओं को बताएं, या इसी तरह वृहत्त्रयी की अवधारणाओं को स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषता बताएं। अब देखिए, ये वृहत्त्रयी और लघुत्रयी कोई मान्य या इस प्रकार की शब्दावली नहीं है कि जिसका कोई व्यापक कोई लक्षण बन रहा हो। ये एक कह सकते हैं कि हृदय का उद्गार है। वृहत्त्रयी का कतई मतलब नहीं है कि 3 बड़े काव्य, क्योंकि सर्गों की दृष्टि से इनमें से कई ऐसे काव्य हैं जिससे कि रघुवंशम बड़ा है, लेकिन रघुवंशम को वृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं रखा गया। फिर एक और प्रश्न होता है, ये वृहत्त्रयी से क्या मतलब है? कहीं ना कहीं इसमें एक साम्य है और वो साम्य है महाभारत के ऊपर आधारित। तो वृहत्तम काव्य जो है उसके ऊपर आधारित होने के कारण भी एक वृहत्त्रयी शब्द बनाया जा सकता है। 3 जो श्रेष्ठ काव्य है उनके आधार पर मैं समझता हूं कि ये तीनों आलंकारिक काव्य है। इन आलंकारिक काव्यों को एक श्रेणी में रख करके वृहत्त्रयी शब्द का निर्माण किया गया और यह वृहत्त्रयी की परंपरा पहले से चली आ रही है। हम लोग सभी जानते हैं कि वृहत्त्रयी परंपरा जो आयुर्वेद के 3 प्रमुख ग्रंथ है उससे प्रारंभ होती है और आयुर्वेद के वे तीनों ग्रंथ हैं सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और अष्टांग हृदय। इन तीनों ग्रंथों को वृहत्त्रयी की संज्ञा दी गई है। आयुर्वेद में वृद्धत्त्रयी भी कहा गया है। तो वहीं से इस शब्द को लेकर के इन तीनों महाकाव्यों के साथ वृहत्त्रयी शब्द जोड़ दिया गया। लेकिन प्रश्न उत्पन्न हुआ कि इन तीनों को तो वृहत्त्रयी कह दिया गया, लेकिन रघुवंशम और कुमार संभवम किसी भी मायने में इन तीनों महाकाव्य से गौण नहीं है। तो एक परंपरा बनी और लघुत्रयी शब्द का सृजन कर लिया गया, जिस लघुत्रयी में मेघदूतम को भी शामिल कर लिया गया, जो मेघदूतम महाकाव्य नहीं है। अस्तु, चूंकि काव्यात्मक विधा है, इसलिए काव्यात्मक विधा की दृष्टि से इन तीनों काव्य को लघुत्रयी की श्रेणी में रखा गया। अब इससे, जैसा कि मैंने रघुवंशम के क्रम में कहा था कि उनसे किस किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, उसी प्रकार के प्रश्न यहां भी पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने चाहिए। किरातार्जुनीयम को ही ले ले, भारवीर अर्थ गौरवम एक प्रश्न बनता है। किरातार्जुनीयम में आप पाएंगे किरातार्जुनीयम की राजनीति, किरातार्जुनीयम में रसाभिव्यंजना, किरातार्जुनीयम की जो अर्थ गौरव है, उसकी अर्थ की गुरुता है, किरातार्जुनीयम की भाषा शैली आदि, और किरातार्जुनीयम की विशेषता। हम आप सभी जानते हैं कि किरातार्जुनीयम में नायिका नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं, द्रौपदी तो है, लेकिन द्रौपदी का जो इसमें प्रवेश है या द्रौपदी का जिस रूप में चित्रण है वो नायिकात्व चित्रण नहीं है, अर्थात वो हीरो को कॉम्प्लीमेंट नहीं करती है। तो इस रूप में हम उसे इन सारे इसको और शिशुपाल वधम को नायिका विरहित काव्य कहते हैं और राजनीति प्रधान काव्य है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में नीति के इर्द गिर्द ये दोनों काव्य होते हैं। तो इनसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरा, इन काव्यों और कवियों के विषय में कई प्रकार के ऐसे कथन दिए गए हैं, कई प्रकार की ऐसी सूक्तियां दी गई हैं जिनके आधार पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे मेघे माघे गतम वय, या जैसे नवसर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते, नैषधम विद्वदौषधम नैषधे पदलालित्यम। इसी तरह नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवे। तो इस तरह की जो सूक्तियां हैं, कवि के विषय में हो या काव्य के विषय में हो, हमें उनको भी ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, 3 और प्रश्न की ओर संकेत मैं करूंगा। तीनों कवि कालिदास, भारवी और माघ, इन तीनों कवियों के उपनाम हैं। कालिदास को दीप शिखा नाम से जाना जाता है, भारवी को आतपत्र नाम से जाना जाता है और माघ को घंटा माघ नाम से जाना जाता है।
हमें इनके विषय में भी जानकारी होनी चाहिए कि दीपशिखा क्यों कहा गया, आतपत्र क्यों कहा गया, माघ क्यों कहा गया। तो इस रूप में और उसी के अंतर्गत इन तीनों की काव्य शैली की समग्रता भी है। इनकी जो उपमा की चारुता है ये इस उपनाम में ही निहित है। इसी तरह और भी कई तरह के प्रश्न बनते हैं जो अगर यही मेरा परामर्श होता है कि आपके पास जो 1990 से उपलब्ध होने वाले प्रश्न हैं उस समय से लेकर के आज तक के जितने भी है 2015 तक के जो भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का एक क्लासिफिकेशन कर लीजिए, एक वर्गीकरण कर लीजिए कि किरातार्जुनीयम से संबद्ध कौन कौन से क्या क्या प्रश्न पूछे गए, कुमार संभवम से क्या पूछे गए, रघुवंशम से क्या पूछे गए, या इसी तरह अन्य काव्य है शिवराज्योदयम तक काव्य जो है उनकी हमें सूची बना लेनी चाहिए। लेकिन इसी इतिहास के संदर्भ में ये कॉम्प्लीमेंट करता है, जो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सेकेंड पेपर है वो कॉम्प्लीमेंट करता है आपको इतिहास के प्रश्नों का। अब इन इतिहास के प्रश्नों में रूपक है, नाटकों की विशेषताएं पूछी जा सकती है, और आपको जानकर के आश्चर्य लगेगा कि संस्कृत के जो रूपकों की परंपरा में 4-5 नाटक हैं जिसमें स्वप्न वासवदत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षसम, उत्तर रामचरितम, ये 5 नाटक, और साथ में वेणी संहार और रत्नावली जो आपके सिलेबस में है। मैं उन दोनों की चर्चा ना करके सविशेष इन 5 नाटकों की चर्चा करूंगा। इन 5 नाटकों की स्वाभाविक विशेषता है, आप पाएंगे स्वप्न वासवदत्तम की एक अपनी विशेषता निकल कर आती है, अभिज्ञान शाकुंतलम की एक अलग विशेषता निकल कर आती है, और इस सबसे भिन्न क्रांतिकारी नाटक जिन्होंने पहली बार समाज में एक परिवर्तन लाया, या यूं कहें कि भारतीय सामाजिक क्रांति जो आई है वो जिस नाटक से आई है वो है मृच्छकटिकम। इसलिए मृच्छकटिकम की समग्र कथा गौण हो जाती है और समाज पक्ष प्रमुख हो जाता है। इसलिए मेरा यह भी कहना है कि मृच्छकटिकम में केवल चारुदत्त और वसंत सेना की दृष्टि से डुबकी नहीं लगाई जाए, केवल चारुदत्त, वसंत सेना या अन्य चरित्रों के माध्यम से मृच्छकटिकम को नहीं समझा जाए, बल्कि मृच्छकटिकम में जो संदेश है दरिद्रता का चित्रण, देखिए उस समय के समाज में दरिद्र की क्या स्थिति थी उसका जिस प्रकार से चित्रण है, और जो सामाजिक विप्लव है कि हम कह सकते हैं कि उच्च वर्ग को गद्दी से नीचे गिरा करके निम्न वर्ग के व्यक्ति को राजा बनाया जाना, मैं समझता हूं कि कदाचित विश्व इतिहास की पहली ऐसी काल्पनिक घटना है जो मृच्छकटिकम में प्रवर्तित की गई है, और हम कह सकते हैं कि चिंतन की दृष्टि से हमारा समाज कैसा उन्नत था, तो इसलिए उसको उस ढंग से पढ़ा जाना चाहिए। इसी प्रकार जब हम चर्चा करते हैं मुद्रा राक्षसम की, तो मित्रों मुद्रा राक्षसम की भी विशेषता को समझना होगा। इसमें विदूषक नहीं है, इसमें नारी नहीं है, इसमें श्रृंगार रस नहीं है, और तब जाकर के एक ऐसा नाटक बनता है जिसने पूरे संस्कृत साहित्य को एक नई एक पहचान दी। राजनीति प्रधान नाटक है। हम चाणक्य के विषय में जो कुछ भी आज जानते हैं, ध्यान रखेंगे साहित्यिक स्रोत नहीं, सामान्य लोगों में जो चाणक्य के विषय में कहानियां प्राप्त होती है उसका प्रमुख स्रोत ही मुद्रा राक्षसम है। अस्तु, हमें मुद्रा राक्षसम केवल इसी राजनीति मात्र से नहीं देखी जानी चाहिए, बल्कि समाज के सामने एक नई समस्या रही है सदैव भाग्य और कर्म के बीच में संघर्ष की। तो मैं इस संदर्भ में यह भी कहूंगा कि मुद्रा राक्षसम को हमें भाग्य और कर्म के संघर्ष की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए, जहां चाणक्य कर्म का प्रतीक है और राक्षस भाग्य का प्रतीक है। हम आप सभी कहते हैं कि भाग्य मेरे अधीन नहीं था या हमने कर्म नहीं किया, लेकिन मनुष्य जीवन की यात्रा तभी सफल होती है जब कि भाग्य और कर्म दोनों का संयोग अनुकूल हो। किसी भी एक के प्रतिकूल होने पर कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। तो यहां पर मारो विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षसम में चाणक्य और राक्षस को एक साथ इकट्ठा करवाने की जो उनकी योजना है, उस योजना के माध्यम से कदाचित उसी ओर संदेश दिया है। भले ही समसामयिक राजनीति के पूरे उस बोझ में यह संदेश गौण हो गया हो या हमारे आपकी दृष्टि उस जगह पर नहीं जा रही हो। पुनः हमें उत्तर रामचरितम को समझना भी आवश्यक है। आप उत्तर रामचरितम में देखें, ठीक है, राम और सीता की कहानी है। राम और सीता का मिलन दिखाया जाता है जो पूरी तरह से परंपरा के विरुद्ध है, लेकिन जैसा हम आप सभी जानते हैं भारतीय नाटक की एक विशेषता है कि यह सुखांत हो, तो कदाचित इसी सुखांत भावना से अभिप्रेरित होकर के भवभूति ने इस नाटक का सुखांत
एक कह सकते हैं इस नाटक को सुखांत रूप दिया। लेकिन जो कुछ चीजें ध्यान देने योग्य है वो परम आवश्यक है। आप संस्कृत साहित्य अथ च कदाचित विश्व साहित्य का आलोडन विलोडन करके देख लें, आप कतई नहीं पाएंगे कि दाम्पत्य प्रेम का इतना सुंदर वर्णन हो। देखिए, प्रेम का सामान्य अर्थ हमारे समाज ने यह मात्र ग्रहण कर लिया है कि विवाह से पूर्व जो भावनात्मक संबंध होते हैं वही प्रेम है। ऐसा नहीं है। भवभूति ने पहली बार अपने काव्य के माध्यम से, राम और सीता के माध्यम से दाम्पत्य प्रेम का जो उत्कर्ष हमारे सामने प्रस्तुत किया है वो अपने आप में अनुकरणीय है और विवेच्य है। तो हमें उत्तर रामचरितम के इस मर्म को पकड़ना चाहिए। हमें यह कतई नहीं पकड़ना चाहिए कि राम और सीता, भगवान राम इस तरह हो गए, सीता जगत जननी सीता ऐसी हो गई, उनका परित्याग हो गया, या लव कुश आदि ने युद्ध किया, अश्वमेध यज्ञ हुआ। ये सारी तो कहानी को आगे बढ़ाने के लिए घटनाओं का संयोजन और समायोजन है। लेकिन जरा सोचिए, कवि ने इतना श्रम किया है क्या राम की इस कहानी मात्र के लिए? राम की कहानी पहले भी हमें प्राप्त होती है, चाहे वो कहानी भास के माध्यम से प्राप्त हो रही हो, कालिदास के माध्यम से प्राप्त हो रही हो। तो पुनः पुनः राम और सीता की कहानी लिखे जाने की योजना क्यों करते हैं कवि लोग? इसका मतलब है कि उन दोनों प्रतीक के माध्यम से समाज को कुछ नूतन संदेश दिए जाने का सश्रम प्रयास होता है कवियों का, और तब जाकर के उत्तर रामचरितम जैसे नाटकों का निर्माण होता है। तो इस रूप में काव्यों को पढ़ा जाना चाहिए, इस रूप में महाकाव्यों को पढ़ा जाना चाहिए, इस रूप में साहित्य को पढ़ा जाना चाहिए। साहित्य केवल क्षणिक मनोरंजन मात्र का विषय नहीं होता, उसमें संदेश निहित तो होता है, उसमें कुछ कथ्य होता है। और आजकल की जो परंपरा है वो केवल उसमें अलंकार और छंदों और जो क्रिटिक, जो कह सकते हैं कि रस और ध्वनि, इस माध्यम मात्र से उस साहित्य की व्याख्या कर देते हैं। मैं समझता हूं कि वो ठीक है, वो एक विधा है, लेकिन साहित्य की प्रमुख विधा ये कतई नहीं कि जिसमें अलंकार और छंदों के माध्यम से हम छात्रों को पथभ्रष्ट करते हैं यह जानकारी दे करके कि यही काव्य है। नहीं, यह काव्य कतई नहीं है। कवि अपनी भावना, अपनी मनोभावना, समाज, चरित्र, संदेश, इन सारी चीजों के समन्वय से काव्य का निर्माण करता है और उस काव्य के माध्यम से वो संदेश देना चाहता है। अगर कवि ऐसा कह रहा है कि धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघ संदेशार्थः क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयाः इत्योत्सुक्त्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तम ययाचे कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु। तो इसका केवल यह अर्थ ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए कि यक्षिणी के विरह में यक्ष जो है वो आकुल व्याकुल है, वो उन्मत्त हो गया है, पागल हो गया है। नहीं, वो यक्ष भी एक प्रतीक है, वह यक्ष भी मानवीय संवेदनाओं से युक्त है कि विरह की दशा में मानव मात्र की जो दशा होती है उसका एक प्रतीक, उसका एक सजेशन यक्ष के रूप में है, जिसके माध्यम से कवि हमारे सामने उस संवेदनात्मक संदेश को, उस भावनात्मक संदेश को देना चाहता है। मंदाक्रांता परिचय है, उपमा अलंकार हो, अर्थांतर न्यास अलंकार हो, प्रेक्षालंकार हो, ये हम उसमें भाषागत सौंदर्य की चर्चा में लाते हैं, लेकिन ये कभी भी कवि इस उद्देश्य से काव्य की रचना नहीं करता कि मैं इस अलंकार के वशीभूत हूं, इस छंद के वशीभूत हूं, या इस कह सकते हैं कि भाषा के अधीन हूं। हम अपनी चर्चा आगे और जारी रखेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।
मित्रों, हम साहित्य की जो विभिन्न विधा है, हम उनको जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमने साहित्य के विषय में कुछ टिप्पणी की, खास करके प्रश्नोत्तर के संदर्भ में इस रहस्य को अवश्य ही समझा जाना चाहिए। अब रही बात कथा है, आख्यायिका है, चंपू है, कहीं ना कहीं ये विधा अब इतनी गौण हो गई है, खास करके चंपू की विधा, या कह लें आख्यायिका की विधा, या गद्य लेखन परंपरा, ये गौण सी हो गई है। अगर आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो समग्र रूप में सबसे कम यदि कोई साहित्य प्राप्त होता है तो वो गद्य काव्य। और तो और कि लौकिक अगर परंपरा देखें तो उन लौकिक परंपराओं में भी 3 ही गद्यकार के नाम लोग स्मृति में रख पाते हैं, और वे तीनों हैं सुबंधु, बाणभट्ट और दंडी। बहुत प्रयास करने के बाद अंबिका दत्त व्यास का नाम हम स्मरण में लाते हैं, अन्यथा विश्वविद्यालयीय स्तर हो या सामान्य स्तर हो, इन तीनों चारों के अतिरिक्त परिचर्चा में प्रायशः अन्य विद्वान नहीं देखे जाते। यदि देखे भी जाते हैं तो वह साग्रह प्रयास होता है, अन्यथा सामान्य चिंतन में नहीं होते। तो इसलिए अगर हम देखें तो ऐतिहासिक जितने भी इतिहास की पुस्तकें हैं उनकी दृष्टि से देखें तो यह पक्ष भी लघु होता है। चंपू काव्य नहीं के बराबर है, लेकिन चंपू काव्य को समझ लेना तो आवश्यक है ही। इसलिए आवश्यक है कि यह चंपू एक ऐसी विधा है जो अब उपलब्ध नहीं है। गद्य और पद्य से जो मिश्रित काव्य लिखे जाते थे उनको चंपू कहा जाता था, और उसी में आपने नल चंपू, त्रिविक्रम भट्ट आदि का नाम सुना होगा, सुड्ढल आदि का नाम सुना होगा, जिन्होंने चंपू काव्यों की रचना की। लेकिन चंपू काव्य ने साहित्य लेखन विधा को बहुत अधिक अनुप्राणित नहीं किया, जिससे हम यह कहें कि यह परंपरा जीवंत बनी रहे। लेकिन सूचना जरूर जानकारी होनी चाहिए कि चंपू है क्या, चंपू के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। बस मुक्तक काव्य ये एक नया विषय है, समझने की एक हमें दिशा देती है कि मुक्तक काव्य कहें किसे। जो किसी एक विषय से संबद्ध काव्य नहीं होते हम उसे मुक्तक काव्य कह लेते हैं। अब एक क्षण के लिए देख लें आप कि यदि नीति शतकम पे हम ध्यान दें तो नीति शतकम में आप क्या पाएंगे कि विविध विषयों को आधार बना करके विविध पद्य इसमें पाए जाते हैं। मूर्खों को आधार बना करके, विद्वान को आधार बना करके, विद्या को आधार बना करके, धन है, कर्म है, भाग्य है आदि ऐसे कई सारे तत्व हैं जिनको हमारे जीवन से संबंधित ऐसे कई सारे विषय हैं जिन विषयों को आधार बना करके अलग अलग, यानी वहां पर छंदों में भी साम्य नहीं है। यदि एक पद्य अनुष्टुप में है तो दूसरा पद्य आपको शार्दूल विक्रीडित में होगा, श्रद्धरा में भी हो सकता है। तो इस रूप से जहां पर कि वैषयिक सामंजस्य जिसमें ना हो या कोई एक प्रवाह में चल रही कथा ना हो, इस प्रकार के जो साहित्य रचे गए उनको मुक्तक काव्य कहा गया। और इस मुक्तक काव्य की भी एक अच्छी खासी परंपरा है, हम उनमें उसको लाते हैं। लेकिन जैसा हम देख पा रहे हैं कि यह केवल एक ऐतिहासिक चिंतन मात्र का विषय है, साहित्यिक समालोचना का विषय नहीं बन पाया, क्योंकि इसमें चरित्र नहीं होता और इसमें कोई विशेष ये नहीं होता, एक एक पद्य अपने में स्वतंत्र हैं। इसीलिए जैसे कभी भर्तृहरि को आधार बना करके एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भर्तृहरि को जीवन का व्यापक अनुभव है, टिप्पणी करें। तो भर्तृहरि को जीवन का व्यापक अनुभव है, टिप्पणी करें, ये कैसे करेंगे? तो आप पाएंगे कि एक और जहां वो मूर्ख के विषय में सुपरलेटिव उत्कृष्टतम पद्य का निर्माण करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे विद्या के पक्ष में भी जो विद्वान प्रशंसा है वो विद्वान प्रशंसा भी करते हैं। इसी तरह वो भाग्य की भी प्रशंसा करते हैं, कर्म की भी प्रशंसा करते हैं, धन की भी प्रशंसा करते हैं, विद्या की भी प्रशंसा करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जब किसी एक विषय का चित्रण करे और उनमें समग्रता डाल दे और उसके विरोधी विषय का अगर चित्रण करे तो उसमें भी उतनी ही व्यापकता वो डाल दे, तो निस्संदेह ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे कि उनको जीवन का व्यापक अनुभव है, अर्थात उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र की हर चीज, हर विषय को अपने अनुभव में लाया है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मित्रों, मैंने कहा था कि मैं एक मॉडल आंसर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हम उससे, और जो वो प्रश्न है वो वेद से रिलेटेड है। 2015 में दूसरे का ए ये प्रश्न है, और आप देखेंगे कि प्रश्न है कति वेदाः तत्र विषयः कः किंच तेषां महत्वं स्पष्टीक्रियताम्।
जैसे कि मैंने शुरू में ही सूचना दी है कि यह प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है, इस प्रश्न को आउट ऑफ सिलेबस समझा जाना ही चाहिए, क्योंकि कहीं भी स्पष्टता के रूप में वेद हमारे पाठ्यक्रम में समाहित नहीं है। तो अगर, क्योंकि अन्य जो भी विषय है उनके नाम हैं, रामायण नाम लिखा हुआ है, महाभारत नाम लिखा हुआ है, पुराण नाम नहीं लिखा हुआ है, तो अगर पुराण से प्रश्न पूछा जाता है तो पुनः वह प्रश्न आपके पाठ्यक्रम के बाहर का प्रश्न होगा। लेकिन चूंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं तो यह परामर्श जरूर दूंगा कि एक बार आप अवश्य और आवश्यक रूप में पुराण को जरूर पढ़ें। मैं मॉडल प्रश्न के डिस्कशन से पहले 2-3 और सूचना दे दूं। जो बार बार आप लोगों के प्रश्न आते हैं वो है पुस्तकों को लेकर के। मित्रों, संस्कृत साहित्य के इतिहास की दृष्टि से अगर आप एक निष्पक्ष किसी ग्रंथ की चर्चा करना चाहेंगे तो मैं उसके लिए एक ही नाम लेता हूं, और वह नाम है एबी कीथ का। एबी कीथ ने की दोनों भाषाओं में है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी किताब मिलती है, और दोनों पुस्तकें आपको मोतीलाल बनारसी दास प्रकाशन है वहां से उपलब्ध है। और उसी एबी कीथ की पुस्तकों के आधार पर भारतीयों ने इतिहास के काव्यों की रचना प्रारंभ की है, चाहे वो बलदेव उपाध्याय जी की किताब हो, चाहे वो उमाशंकर शर्मा ऋषि जी की किताब हो, चाहे कपिलदेव द्विवेदी आचार्य जी की किताब हो। तो वो जो परंपरा है, वो जो रूप है, वो विषय है, वो इसी प्रकार चले हैं। लेकिन जैसे बलदेव उपाध्याय की पुस्तक है या कपिलदेव द्विवेदी आचार्य की पुस्तक है, वो सूचना मात्र के लिए अच्छी है, लेकिन मैं यहां से सजेस्ट इसलिए नहीं करूंगा कि उसमें समीक्षा जो है वो निष्पक्ष नहीं है। दूसरे शब्दों में, चाहे श्रेष्ठ कवि हों और सामान्य कवि हों, उनकी भी आलोचना समालोचना मानो वो प्रशंसात्मक रूप में ही करते हैं, हीरो वर्शिपिंग फॉर्म में करते हैं। तो इसलिए ऐसी दृष्टि से मैं हमेशा कहता हूं कि एबी कीथ की किताब पढ़ें, और यदि संभव हो सके हिंदी माध्यम के लिए उमाशंकर शर्मा ऋषि जी की किताब है, प्रीति प्रभा गोयल की किताब है और राधा वल्लभ त्रिपाठी जी की किताब है, तो इन तीनों किताब का भी आप आश्रय ग्रहण करें और तीनों चारों पुस्तकों को मिला करके अपनी जो सोच है उस सोच को डेवलप करें। किसी भी एक पुस्तक पर आधारित रहेंगे तो कई प्रकार की न्यूनताएं रह जाती है, कई जगह विषय को लेकर के भी विभेद उत्पन्न हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी इतिहास के किसी भी एक ग्रंथ पर आधारित नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि एक टेक्स्ट बुक के रूप में आप चाहे तो उमाशंकर शर्मा ऋषि जी की किताब ले लें या एबी कीथ की किताब ले लें। लेकिन एबी कीथ की किताब में एक न्यूनता क्या है कि जो एबी कीथ की किताब है संस्कृत साहित्य का इतिहास, उसमें नाटक नहीं है, नाटक के विषय में विश्लेषण नहीं है। इसीलिए उनका एक अलग से उनकी एक और पुस्तक आती है जिसका नाम है संस्कृत ड्रामा, इंग्लिश में, और हिंदी में संस्कृत नाटक है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये पुस्तकें उपलब्ध है। इसके साथ साथ साहित्य अकादमी ने कई ऐसे छोटी छोटी पुस्तकें निकाली है, 120, 120, 25 पृष्ठों की, जिसमें आप चाहें तो कालिदास के विषय में, भारवी के विषय में, माघ के विषय में, श्रीहर्ष के विषय में, बाणभट्ट के विषय में, दंडी के विषय में, ये अलग अलग छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं। उन पुस्तिकाओं का भी कलेक्शन आप कर सकते हैं, या तो साहित्य भंडार साहित्य अकादमी मंडी हाउस में आपको उपलब्ध हो सकती है वो पुस्तक, और या नहीं तो स्वाति सदनम है मंदिर मार्ग में, तो उस जगह पे जाकर के इस पुस्तक को लिया जा सकता है। लेकिन ये पुस्तक जरूर ले, क्योंकि छोटी है, 120-25 पृष्ठों की है, 3-4 घंटे में इन पूरे पुस्तकों को आप समझ सकते हैं। हम आते हैं अपने इस विषय की ओर, जहां पर कि हमने आपके सामने कहा है कि मॉडल प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत करूंगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कति वेदाः तत्र विषयः कः किंच तेषां महत्वं स्पष्टीक्रियताम्। हम सबसे पहले लेते हैं कति वेदाः। जब हम विवरणात्मक प्रश्न लिखते हैं तो विवरणात्मक प्रश्न लिखे जाने के संदर्भ में हमें साक्षात इस तरह से नहीं शुरू कर देना चाहिए कि वेद 4 हैं। मैं समझता हूं कि एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जो इंट्रोडक्शन आपके सामने है और मैं उसको पढ़ता हूं, आप उसे समझने की कोशिश करें कि ज्ञानार्थक विद धातु से निष्पन्न वेद शब्द का अर्थ ज्ञान ही है। वेद्यते ज्ञायते अनेनेति वेदः। यह ज्ञान समस्त आध्यात्मिक और लौकिक ज्ञान के स्रोत का आधार के रूप में है। आधुनिक वस्तुनिष्ठ दृष्टि से वेद वह शब्द राशि है जो भारतवर्ष में प्राचीन ऋषियों के द्वारा सर्वप्रथम प्रकट हुई, जिसे कालांतर में याज्ञिक उपयोग के लिए संहिताबद्ध किया गया। तदनुसार वेद अर्थात प्राचीन ज्ञान राशि को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। दूसरे शब्दों में वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। देखें आप,
कि जो मूल प्रश्न है कति वेदाः, उसका उत्तर तो आखिरी वाक्य में आया। तो एक मन में प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि जब प्रश्न ये पूछा गया कति वेदाः, तो हम क्यों ना प्रारंभ करें कि वेद 4 हैं। लेकिन मैं मानता हूं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कि विवरणात्मक प्रश्न भूमिका के साथ होनी चाहिए। यह भूमिका छोटी हो सकती है, यह भूमिका बड़ी हो सकती है। पुनः पुनः मैं आपको स्मृति में लाऊंगा कि यह निर्भर करता है आपकी राइटिंग स्पीड या आपके पास जो दी गई जगह होती है जिसमें लिखना होता है क्वेश्चन का आंसर, उस पर निर्भर करता है कि आप अपनी भूमिका को लंबा करें या चौड़ा करें या भूमिका छोड़ दें। लेकिन सामान्य रूप से कोई भी विवरणात्मक प्रश्न हो, उनकी भूमिका अवश्य होनी चाहिए। और यही कारण है कि हमने आपके सामने भूमिका में पहले वेद शब्द को समझाया, वेद के निहितार्थ को समझाया, और कहीं ना कहीं जिस रूप में वेद को हम जानते हैं उनको हमने परिचय में दिया, और तब जाकर के वेद के उन 4 प्रकारों की चर्चा की। अब आपके सामने दूसरा प्रश्न होगा, तत्र विषयः कः। अब उसके बाद हम उनकी ओर संकेत दे रहे हैं कि उनके विषय क्या है, और इस प्रकार वाक्यों का निर्माण करते हैं कि उक्त 4 वेदों के विषय क्रमशः इस प्रकार हैं। अब देखें, ये तो आपके सामने स्लाइड से है, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन अवश्य करूंगा कि जब हम विषय देते हैं तो ये क्रमशः दें। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के अनुसार इन विषयों का वर्णन दें, पैराग्राफ को चेंज करते हुए। अब देखेंगे कि ऋग्वेद के विषय की हमने चर्चा की है, 2 वाक्य में है कि इसमें विभिन्न देवों के स्तुतिपरक ऋचाओं का संकलन है जिनसे यज्ञ की पूर्णता होती है। इस दृष्टि से ऋग्वेद का प्रतिपाद्य देवस्तुति है। इसी प्रकार यजुर्वेद है, यह कर्मकांड का वेद है। इसमें याजुषों का संग्रह है जो यज्ञ में नितांत उपयोगी है। यह वेद यज्ञ संबंधी क्रियाओं एवं विधियों से परिपूर्ण है। तीसरा सामवेद है, गान का वेद सामवेद है। इसमें उन मंत्रों का संकलन है जो गान के योग्य समझे जाते हैं। और चौथा अथर्ववेद के विषय में जानकारी दी है कि यह यज्ञेतर विषयों का वर्णन करता है। इसमें आत्मज्ञान एवं ब्रह्म विद्या का अत्युत्कृष्ट विवेचन है। मैं पहले इन 4 विषयों को समझ हम ले। देखिए क्या है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनके विषयों का जो ज्ञान है वह सार्वभौमिक है। अर्थात ऋग्वेद की विशेषता क्या है, ऋग्वेद का प्रतिपाद्य क्या है, या यजुर्वेद का प्रतिपाद्य क्या है, सामवेद का प्रतिपाद्य क्या है, या अथर्ववेद का प्रतिपाद्य क्या है, ये स्वाभाविक रूप से सभी जान रहे होते हैं। यूं तो अगर आप देखने के लिए जाएं कि 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, इतने मंत्र हैं, इतने देवता हैं, यह प्रतिपाद्य नहीं है, यह विषय नहीं है, यह परिचय है और अपने प्रतिपाद्य को प्रस्तुत करने की कला है। इसीलिए प्रतिपाद्य के लिए हमने स्पष्ट रूप से यह सूचना दी कि यह किन किन विषयों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। सामवेद कहने मात्र से ही गान का बोध होता है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि सामवेद जो है वो गान का वेद है। और इनमें ऋग्वेद के ऐसे मंत्र जो गेय हों, उन मंत्रों को यहाँ पर समाहित कर दिया गया है, तो इस रूप में वो सामवेद है। इसी प्रकार अथर्ववेद देखा आपने कि देखिए सामवेद क्या है, यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र होते थे। यजुर्वेद यज्ञ की विधियों की चर्चा कर रहा है। ऋग्वेद क्या है कि यज्ञ की पूर्णता के लिए मंत्रों का संकलन करता है। तो किसी न किसी रूप में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद यज्ञ से संबद्ध है, लेकिन अथर्ववेद का संबंध जो है वो यज्ञेतर विषयों से है। और आप पाएंगे कि इसमें आत्मज्ञान, ब्रह्म विद्या आदि का उत्कृष्ट विवेचन है। काल की बड़ी ही सुंदर व्याख्या अथर्ववेद में है। तो इस रूप में हम प्रतिपाद्य के लिए ये 2 वाक्य में आपने देखा कि दोनों के विषयों को समझाया। अब पूछा जा रहा है उसके महत्व के विषय में। हम उनके महत्व को भी जानने की कोशिश करते हैं पैराग्राफ चेंज करके कि इन वेदों का महत्व अक्षुण्ण है। इनसे लोग अपने जीवन दर्शन को संचालित कर सकते हैं। ये भारतीय धर्म के उत्स हैं। मनु के अनुसार ये वेद सभी ज्ञानों के अक्षय कोश हैं। सर्व ज्ञान मयो हि सः। पुनः देखेंगे इसके बाद कि इनके महत्व को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। अब पाएंगे कि हमने 5 बिंदुओं की चर्चा की है। क, ख, ग, घ और अन्य पृष्ठ पे आएंगे तो वहां पर ङ भी मिलेगा आपको। भारतीयों की प्राचीनतम संस्कृति वेदों में ही मिलती है।
वेद समस्त भारतीय साहित्य का आधार है। वेदों का भाषा शास्त्रीय महत्व है। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत वेद है और तुलनात्मक धर्मशास्त्र की दृष्टि से भी यह वेद अमूल्य है। अब इन विषयों को हम समझें। जब हम पहला विषय लेते हैं कि भारतीयों की प्राचीनतम संस्कृति वेदों में ही मिलती है, वस्तुतः देखें तो वेद समस्त मानव जाति के प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ हैं। अतीत कालीन मानव के विचारों तथा व्यवहार को जानने के लिए ही यही एकमात्र स्रोत हैं। प्राचीन काल के मनुष्यों के दैनंदिन आचरण, धर्म तथा लोक के प्रति मान्यताएं तथा विश्वास वेदों से ही ज्ञात होता है। अब देखिए, आज भी हमारी परंपरा में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो साक्षात वेद से ही हम ग्रहण करते हैं और वेद में ही उन विषयों का प्रथमतया विश्लेषण प्राप्त होता है। हम इस संदर्भ में एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आप अगर कहीं मंदिरों में जाएं तो आप पाएंगे लिखा रहता है अक्षैरमादिव्यः कृषिमित कृषस्व। छोटा सा उदाहरण है। या लिखा हुआ रहेगा, तो पहले हम इसको समझ लें कि अक्षैरमादिव्यः कृषिमित कृषस्व। देखिए, ये ऋग्वेद का वाक्य है जो कहता है जुआ मत खेलो, कृषिमित कृषस्व, खेती करो। क्षमा करेंगे, यहां खेती करो का हम एक प्रतीक अर्थ ले सकते हैं कि अपने अपने व्यवसाय में लगे रहो, यानी जिस कार्य का हमने आरंभ किया है उस कार्य में हम लगे, लेकिन पूर्णतया निषेध है जुआ मत खेलो। ये ऋग्वेद का वाक्य है। हम आज इस जुए के विरोध में हम कई बातें कर रहे हैं, लंबे लंबे बैनर निकालते हैं, लेकिन यह वो ऋग्वेद है जिसमें सर्वप्रथम कहा गया अक्षैरमादिव्यः। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार इसने हमारी संस्कृति को प्रभावित किया है। और इस वर्णन और विश्लेषण के क्रम में जुआरी के परिवार में जो नारियों की दशा है उसका ऐसा हृदय विदारक चित्रण है कि इसको देखने से आपको लगेगा कि हम अपने उस समाज से कहीं भी भिन्न नहीं है। तभी जो प्राचीनतम संस्कृति है, हम उस प्राचीनतम संस्कृति को हम वेद से ही देखते हैं और स्वाभाविक रूप से है हमारा जो कुछ भी है वो वेद से है, हम जो हैं वो वेद से हैं और हमारा जो है वह वेद है। खा में आप पाएंगे वेद समस्त भारतीय साहित्य का आधार है। वस्तुतः लौकिक संस्कृत साहित्य के विभिन्न विधाओं, महाकाव्य हो, गद्य काव्य हो, नाट्य काव्य हो, कथा काव्य हो, ऐसे जितने भी काव्य हैं उनका उद्गम स्थल वेद ही माना जाता है। यानी जब भी कभी हम ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की चर्चा करते हैं किसी भी काव्य विधा की, तो हम उसे साक्षात ले जाते हैं कि ऋग्वेद में हम उसका रिफ्लेक्शन पाते हैं, चाहे वो गीति काव्य हो चाहे गद्य काव्य हो। अब गद्य काव्य की दृष्टि से देखें, यजुर्वेद जो है इनके कई सारे अंश जो हैं वो गद्य में लिखे गए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में है। और तो और महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया नाटक विक्रमोर्वशीयम, इसकी आसानी से आप समझ सकते हैं कि इसका संबंध कहाँ से है। यानी विक्रमोर्वशीयम की जो कहानी है वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें वैदिक साहित्य की ओर इशारा करता है, इंगित करता है। तो इस रूप में हमारा जो भी साहित्यिक स्रोत है, जो साहित्य का मूल है, उद्गम स्थल है, जहाँ से विभिन्न साहित्यिक विधाएं चली हैं, उसका मूल केंद्र ऋग्वेद है। वेदों का भाषा शास्त्रीय महत्व, हम आप कह सकते हैं कि भाई वेद और भाषा विज्ञान ये कैसे संभव है। भाषा विज्ञान तो 20वीं शताब्दी की देन है मित्रों, नहीं। आप पाएंगे कि ऋग्वेद का ही उल्लेख है जहां पर कि हम वाक सूक्त पाते हैं और ऐसी कई सारी चर्चा है जहां पर कि इंद्र के पास जाते हैं मिलने के लिए ऋषि मुनिगण और पूछते हैं कि हम जो बोलते हैं उसे आप व्याकृत करके बताएं, उसे आप तोड़ करके बताएं कि हम क्या बोलते हैं। तो चिंतन में भाषा विज्ञान उसी समय आ चुका होता है। भले ही आज की दृष्टि से हम ऑब्जेक्टिव टाइप या वस्तुनिष्ठता की दृष्टि से ये न कहें कि अब मैं आपको भाषा विज्ञान पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन भाषा वैज्ञानिक चिंतन हम वहां प्राप्त करते हैं। तो इसलिए भाषा की दृष्टि से भी वेदों का महत्व अप्रतिम है और खास करके तुलनात्मक भाषा विज्ञान से संबंध रखने वाले सभी प्रकार के अध्ययनों के लिए वेदों की मुख्यतया ऋग्वेद की सर्वाधिक उपयोगिता है। अब जानते हैं कि विश्व के प्रथम भाषा वैज्ञानिक यास्क हुए हैं और यास्क ने अपने निरुक्त में जिस विषय, जिस शास्त्र की चर्चा की है वो वेद है। और इस रूप में हम कहते हैं कि निस्संदेह जो वेद है वो भाषा विज्ञान के लिए एक समुचित अवसर देता है। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, जब भी कभी कोई भी हिस्ट्री के स्टूडेंट होते हैं तो उनके सामने पहला चैप्टर आता है सोर्सेस,
स्रोत। हम अपने प्राचीन इतिहास को जानने के लिए स्रोतों में जाते हैं, चाहे वो मिट्टी के बर्तन हों या उस समय के अनाज के दाने हों, उन चीज़ों को देख करके, या अभिलेख हों, उन चीज़ों को देख देख करके अपने प्राचीन लोगों के विषय में जानकारी लेते हैं। मित्रों, ये जो ऋग्वेद है, ये वेद है, ये ऐतिहासिक महत्व की भी विपुल सामग्री हमें प्रदान करता है, जिसके आधार पर विद्वज्जन प्राचीन इतिहास की रूपरेखा का निर्धारण करते हैं तथा तत्कालीन भौगोलिक विस्तार का निर्माण करते हैं। पांचवा बिंदु है, तुलनात्मक धर्मशास्त्र की दृष्टि से भी वेद अमूल्य है। मतलब वेदों का सर्वाधिक महत्व धार्मिक एवं दार्शनिक दृष्टि से है। वर्तमान समय में भारत में जितने भी मतांतर प्रचलित हैं, उन सब का मूल वेद में ही है। तभी तो मनुस्मृति में कहा गया, वेदोखिलो धर्म मूलम, कि वेद ही जो है ये सबका मूल जो है वो वेद में ही है। अस्तु, वेद भारतीय संस्कृति के मूलाधार ग्रंथ हैं। वेद किसी एक साहित्यिक रचना का नाम नहीं है, प्रत्युत भारतीय मनीषियों ने इंद्रिय दमन पूर्वक वर्षों के स्वाध्याय और तप से जिस ज्ञान राशि को प्राप्त किया था, उसकी समग्रता का नाम वेद है। अब रही बात, ये जो आखिरी वाक्य हमने पढ़ा, जो आखिरी अनुच्छेद है, यह उपसंहार है। दूसरे शब्दों में ये हम क्लोज करते हैं। जिस तरह हमने भूमिका के लिए आपसे निवेदन किया कि भूमिका इंट्रोडक्शन जरूर होना चाहिए किसी भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए, उसी तरह मैं आपसे यह भी निवेदन करता हूं कि किसी भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के आंसर लिखे जाने के बाद उपसंहार जरूर होना चाहिए। वस्तुतः वह उपसंहार ही आपकी वैयक्तिक सोच होती है, आपका चिंतन होता है, आप उस विषय में क्या जानते हैं उसके ज्ञान का सार होता है, और वह प्रभावी होना चाहिए, वह इम्फेक्टिक होना चाहिए। कंक्लूजन कई तरह से लिखे जा सकते हैं, या तो एक प्रशंसात्मक होता है, एक समीक्षात्मक होता है, एक टिप्पणी परक होता है, लेकिन यस, कंक्लूजन जरूर दिया जाना चाहिए। मित्रों, तो ये प्रश्न एक मॉडल था। अगर आप लंबाई चौड़ाई की दृष्टि से देखें तो 15 नंबर का प्रश्न है, और मैं बार बार इस नियम पे चलता हूं कि यदि 1 नंबर का प्रश्न है तो उसके लिए 10 शब्द लिखे जाने चाहिए। तो तदनुसार 150 शब्द तो 150 शब्द तो मिनिमम होने ही चाहिए। लेकिन यदि आपके पास समय है तो वो 200 भी हो सकता है, और यदि आपके पास स्थान यानी स्पेस दिया हुआ है तो वो 250 तक भी पहुंच सकता है। और इन सब के मध्य जो सबसे आवश्यक चीज है वो है आपकी राइटिंग की फॉन्ट साइज। वो ब्रिक साइज नहीं होना चाहिए और ना ही वो एंड साइज होना चाहिए, चीटियों की आकार की वो आकृति नहीं होनी चाहिए, और ना ही बड़े बड़े शब्द होने चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़े शब्द लिखेंगे, बड़ी राइटिंग होगी तो आपके विषय कम पड़ जाएंगे, और छोटी राइटिंग तो विषय अधिक हो जाएंगे, और छोटी राइटिंग लेके चलेंगे तो विषय कम पड़ जाएंगे। तो अस्तु देखिए, ये यूपीएससी सारी चीज़ों का समायोजन है। आप इस उत्तर को पढ़ें, इसी प्रकार से आप अन्य प्रश्नों के उत्तर भी तैयार कर सकते हैं। चूंकि मैंने 2015 में पूछे गए प्रश्नों का एक मॉडल आपके सामने दिया, इसी प्रकार अन्य भी प्रश्नों के हम मॉडल आपके सामने लाएंगे। लेकिन दुख ये है कि ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि आउट ऑफ सिलेबस था। काश यह प्रश्न कोई आपके सिलेबस के अधीन होता तो उसकी सुंदरता और अच्छी होती। इस दूसरे प्रश्न में हम जरा प्रश्नों की चर्चा कर लें। 3 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें दूसरा प्रश्न है साहित्य शास्त्र से, जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, जिसमें आप पाएंगे कि उसमें लिखा हुआ है आनंदवर्धन, मम्मट, जगन्नाथ या और एक कोई व्यक्ति हैं, एक कोई साहित्य शास्त्री है, उन चारों के जो दिए गए सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को समझाते हुए आप ये बताएं कि इनमें सर्वाधिक जो अनुकूल सिद्धांत है वह किसका है। तात्पर्य क्या है कि उन चारों के द्वारा जो दिए गए सिद्धांत है उनकी पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए, और साथ ही साहित्य की जानकारी होनी चाहिए कि साहित्य का आह्लादक तत्व, साहित्य का प्राण तत्व क्या होना चाहिए। हमने पिछली श्रृंखला में चर्चा की थी और उसमें हमने कहा था कि जो शरीर जो है वो कभी भी काव्य का प्राण नहीं होता। शरीर केवल सौंदर्य का विषय होता है, काव्य का प्राण तो उसकी अंतरात्मा होती है। इसीलिए चाहे अलंकार हो, चाहे रीति हो, चाहे वक्रोक्ति हो या औचित्य हो, इसे काव्य का प्राण तत्व नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह देहवादी चिंतन है, शरीरवादी चिंतन है। हाँ, रस और ध्वनि के मध्य में हमें सोचना है कि किसे काव्य की आत्मा होनी चाहिए, और तदनुसार आप जिसका खंडन करेंगे तो खंडन के लिए आपके पास तर्क होना चाहिए, और जिसका मंडन करेंगे उसके मंडन के समर्थन में आपका तर्क होना चाहिए।
मैं इन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेकर के अपनी आगे की श्रृंखला में आऊंगा और फिर उसी प्रकार से उसकी मैं चर्चा करूंगा। साथ ही यदा कदा इसमें संस्कृति या दर्शन के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मित्रों, संस्कृति में जो सबसे आवश्यक तत्व है, जो सबसे आवश्यक चिंतन का विषय है, वह है प्रासंगिकता। जो रिलेवेंसी है, वर्ण व्यवस्था रिलेवेंट है कि नहीं, आश्रम व्यवस्था प्रासंगिक है कि नहीं, पुरुषार्थ प्रासंगिक है कि नहीं, या उपनयन संस्कार प्रासंगिक है कि नहीं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। परिचयात्मक प्रश्न यूपीएससी में ना के बराबर पूछे जाते हैं। यदि कभी किसी वर्ष पूछा गया है तो वह उस साल के छात्रों का सौभाग्य होगा कि उन्होंने परिचयात्मक पूछा, अन्यथा परिचयात्मक प्रश्न जो है उसके उत्तर भी लिखने में आपको संतोष नहीं होता है। तो मित्रों, हमें इनको भी देखना है कि विवाह संस्कार क्या है, कितने प्रकार के विवाह है, उनमें से आज कितने प्रकार के विवाह हमारे समाज में जो है वो आरोपित है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, हमें उसको, संस्कृति को उस ढंग से पढ़ना चाहिए, ना कि ये पढ़ना चाहिए कि 16 संस्कारों का परिचय दें, या 4 पुरुषार्थों का परिचय दें, या 4 वर्णों का परिचय दें, या 4 आश्रमों का परिचय दें। हमें इस प्रकार के प्रिपरेशन से अपने को दूर रखना चाहिए। प्रिपरेशन हमारी वो होनी चाहिए जो कि तर्क पर आधारित हो, अपनी बातों को तर्क के आधार पर प्रस्तुत कर सके। संस्कृत भाषा है और इस भाषा में साहित्य है, तो भाषा और साहित्य का सामंजस्य आप में जरूर हो। ध्यान रखेंगे, ये हिस्ट्री नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंस नहीं है, क्योंकि उसमें तो एक सिद्धांत रटे रटाए हुए हैं, बने बनाए हुए हैं। हम उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकते। अब कॉन्स्टिट्यूशन को आपको एनालाइज करना है, आप उनमें खामी बता सकते हैं, लेकिन आप उनमें ये नहीं बता सकते हैं कि ये खराब है। तो इस रूप में हमें इस भाषा और साहित्य को पढ़ना चाहिए। मैं आप लोगों के सामने पुनः एक नया विषय लेकर के, नया चिंतन लेकर के आऊँगा और साथ में मॉडल आंसर भी लेकर के आऊँगा। तब तक आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार। थैंक यू सर। दोस्तों, आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। संस्कृत विषय पर और हम ऐसे लेक्चर करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।